साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब सेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीईटी और पटवारी की जो परीक्षा है उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और पटवारी की परीक्षा को हम कैसे पास कर सकते हैं। इस बारे में बात करेंगे कि एक साथ तैयारी करके हम दोनों एग्जामों को कैसे क्रैक कर सकते हैं। आपको पता है कि पटवारी की परीक्षा का फॉर्म तो वही फिल कर सकता है जिसने सीईटी क्लियर करी हो, और सीईटी क्लियर करने के बाद पटवारी की एग्जाम आपको देनी है तो आपको सीईटी क्लियर करना ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों अपन इसी चीज पे चर्चा करेंगे और दोनों एग्जाम में एक साथ तैयारी करके सफलता कैसे पाई जा सकती है उसके बारे में जानकारी करेंगे। और ध्यान में रखने योग्य बातें क्या क्या हैं, सारी बातों पे डिटेल में और बिल्कुल कॉम्प्रेसिव जो है हम सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं सिलेबस में एक साथ। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए एग्जाम पास करने के लिए, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आप लोगों की जिज्ञासा थी कि सर आप बताइए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो है हम दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। पटवारी की एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए, स्ट्रेटजिक वीडियो है। अगर आप सही मायने में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे इस तरह से। मैंने एक तरफ पटवारी का सिलेबस लगा रखा है और एक तरफ सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन को करना क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस करते हुए दोनों की जो चीजें हैं उनको एक साथ जो है निकालेंगे और कंक्लूजन पे निकलेंगे एक लास्ट पे। तो वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो शुरू करते हैं हम। शुरू करने से पहले क्या है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लेके आया हूं तो आप मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और कुछ और भी मुझसे पूछना हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं पहले ग्रेजुएशन लेवल सीईटी एग्जाम, समान पात्रता परीक्षा, जो आपके 2024 में होने वाली सितंबर के महीने में। और ये जो सिलेबस है उसके बाद हम देखें इधर पटवारी का सिलेबस है 2019 वाला। ठीक है, अभी पटवारी की एग्जाम होगी तो उससे पहले सिलेबस आ जाएगा, तो ये 2019 वाला है, तो लगभग सेम सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं सीईटी की परीक्षा। इसमें होते हैं 150%। पटवारी में कितने होते हैं? पटवारी में भी होते हैं 150%। ठीक है, तो 1% होता है यहाँ पे तीन नंबर का, तो टोटल पेपर हो गया 1% होता है 2 नंबर का, तो टोटल पर्सन जो अंक है वो हो गए आपके 300। ठीक है, तो मतलब 150 इंटू 2 बराबर 300 नंबर का पेपर हो गया। 3 घंटे का समय होता है। और इसमें भी जो सेम है कि 150 इंटू 2 मतलब एक पेपर 200 नंबर, 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो इस तरह से जो है इसमें 300 मार्क्स का ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसमें नकारात्मक अंकन नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट से देख लेते हैं। नकारात्मक अंकन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें जो है 1/3 नकारात्मक अंकन जो है किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब मेन बात करते हैं कि सिलेबस स्टार्ट कैसे है, हमें क्या क्या तैयारी करनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीईटी का एग्जाम और पटवारी का एग्जाम दोनों का सिलेबस सेम है। 95% सिलेबस सेम है। हम जो है अंतर देखेंगे कि हमें पढ़ना किस तरह से है, कि हम सीईटी की तैयारी करते करते पटवारी की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, या हम बात करें कि पटवारी की तैयारी करते करते जो है किस तरह से सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि पहले जो है सीईटी के अंदर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास के बारे में इसमें चर्चा की हुई है। तो इसी तरीके से यहां पर भी हम सिलेबस में देखेंगे तो इसमें जो है ये देखो, भारत प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में इसमें जानकारी करनी है। सेम वही चीज है, मतलब दोनों में क्या देखना है, कुल मिला के आप अलग से लिख ले। मैं यहाँ पे बता देता हूं कि कुल मिला के क्या है कि प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत की हम बात करें तो प्राचीन भारत में हमें क्या क्या देखना है? प्राचीन भारत में हमें देखना है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता। अब ये लिख लेना आप अलग से, है ना। वैदिक सभ्यता, एक एक चीजों पर ध्यान से हम देखेंगे ना, पूरा डिटेल में करेंगे सब्जेक्ट वाइज। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद हमें जो देखना है वो देखना है हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों को जो है हमें थोड़ा सा देखना है। हमारे क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा आते हैं। पूरा प्राचीन भारत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको,
जो है आपको केवल जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की हमें चर्चा करनी है। इसके बाद हमें क्या देखना है, मौर्य काल। मौर्य काल के बाद हमें देखना है गुप्त काल, और साथ साथ में हमें क्या देखनी है, दोनों कालों की, मौर्य काल और गुप्त काल की क्या देखनी है, स्थापत्य कला। ठीक है, अगर इतना आपने प्राचीन भारत में पढ़ लिया तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आपके जो है सीटी का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, इतना ही पूछा जाता है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, अगर आते हैं तो क्वेश्चन प्राचीन भारत में से। ठीक है, उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत, आप जो है अलग से लिख सकते हैं इसको, है ना, इतना डिटेल में सिलेबस में नहीं दिया हुआ कहीं पे भी, लेकिन मैं आपको जो है चीजें बता रहा हूं। मध्यकालीन भारत की हम बात करें तो मध्यकालीन भारत में हमें क्या क्या देखना है, स्पेशली हमें देखना है मुगल काल। मुगल काल, और मुगल काल के साथ जो है हमें जो क्या देखना है, स्थापत्य कला। देखो सिलेबस तो काफी वास्ट है। मुगल काल, अगर मध्यकालीन भारत की हम बात करोगे या प्राचीन भारत की बात करोगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आपको जो है इस तरह से ही तैयारी करनी है। प्राचीन भारत में ये देखना है और मध्यकालीन भारत में केवल ये जो चीजें हैं वो देखना है। ठीक है, आप इसमें जो है बहुत सारी चीजें, सल्तनत काल की स्थापत्य कला भी पढ़ सकते हैं। सल्तनत काल, स्थापत्य कला, केवल स्थापत्य कला, है ना, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं, आज का जो ट्रेंड है। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम आधुनिक भारत की बात करेंगे। तो आधुनिक भारत के अंदर आपको क्या करना है, आधुनिक भारत के अंदर जो है आपको, देखो मैं क्या बता रहा हूं कि इस तरह का सिलेबस है ये कि आपकी आरएस की तैयारी हो रही है, साथ साथ में एसआई की तैयारी भी हो रही है, एसआई की तैयारी हो रही है, कांस्टेबल की तैयारी हो रही है। तो तैयारी इस तरह से करनी है कि कितना भी कोई सा भी एग्जाम हो जाए राजस्थान का, हमारा जो है गलत नहीं होगा कोई भी प्रश्न, क्योंकि डिटेल में हम एक माइंडसेट को लेकर तैयारी करेंगे। आधुनिक भारत में क्या है, हमें जो है आधुनिक भारत में, देखो इसमें आधुनिक भारत में मैं आपको बता देता हूं, आधुनिक भारत का जो है पूरा डिटेल में इधर बताया हुआ है। क्या क्या बताया हुआ है कि भारतीय इतिहास की घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन हो गए आपके ना, जिसमें आपका जो है मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन और हिंदू वाला जो है धार्मिक सुधार आंदोलन, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन इसमें के अंदर आ जाएगा। 1857 की क्रांति, राजस्थान 1857 क्रांति आ गई। तो आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दोनों में देखना है, और दोनों के अंदर जो है आपको आने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया इंडिया का सिलेबस, मतलब आपको राष्ट्रीय आंदोलन देखना है, स्वतंत्रता आंदोलन देखना है, और आपको धार्मिक सुधार आंदोलन और 1857 क्रांति, ये तीन चीज आपको आधुनिक भारत के अंदर देखनी है। ठीक है, तो ये है चीज, तो हिस्ट्री वाली चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आगे हम बात करें कि इसमें लिखा हुआ है राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन, राजनीतिक जागरण, मत और प्रजामंडल आंदोलन। तो ये क्या चीज है, ये है आपके मैं बात करूं तो ये है आपके किसके, ये है आपके राजस्थान का मॉडर्न इतिहास, उसके बारे में, है ना। तो सेम चीज अब यहाँ पे है, तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, ये नीचे देखते हैं थोड़ा, ये राजस्थान की इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। तो ना राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ पे आ गई। तो इसमें देखो डिटेल नहीं दे रखा, लेकिन वहां डिटेल में दे रखा है, लेकिन चीजें वही पढ़नी है हमको, चीजें वही पढ़नी है। कौन कौन सी, जैसे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आ गया, इसमें जो है आपके अर्जुन लाल सेठी से संबंधित आ जाएगा, किताब आ जाएंगी बहुत सारी, जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर भाग लिए थे वो आ जाएगा ना। मतलब आपको प्रजामंडल पढ़ोगे, आप एकीकरण पढ़ोगे, जैसे इसमें यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, तो आपको यही चीजें वहां पे पढ़नी है, और यही चीजें आपको सीईटी में पढ़नी है, वही चीजें पटवारी में पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, ये आपको जो है डिटेल में इसमें पढ़ना है सीईटी के अंदर। तो ये किस में आ जाएगा, आपके जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे राष्ट्रीय एकीकरण, जैसे जम्मू कश्मीर शामिल हुआ, हैदराबाद शामिल हुआ आपके, है ना, जूनागढ़ शामिल हुआ, राज्यों का पुनर्गठन आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे, 1 नवंबर 1956 को जो पुनर्गठन आयोग बना था। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में बात करनी है। ठीक है, इसके बाद देखो राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, इतना डिटेल में जो बता रखा है ये सारी चीजें, ये बिल्कुल पढ़ना है। राजस्थान का जो है काफी जो है आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, और राजस्थान के क्वेश्चन भी आपके काफी सारे आते हैं। इसी तरीके से हम बात करें कि राजस्थान में देखो, ये मैंने आपको बताया ना, स्वतंत्र आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण, ये तो हो गया आपके। ये क्या करना है आपको, देखो मैं आपको अभी एनालिसिस करके बता रहा हूं, आपको लिख के
एक साथ करना है कि हमें राजस्थान में ये पढ़ना है जिससे हमारा सीईटी भी निकल जाए, तो एक आप जगह पे लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आप जो है इसको हटा देना और उस जो लिखा हुआ सिलेबस है उसके ऊपर आपको वर्क करना है। अब देखो संस्कृति में लोक कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प, स्थापत्य, मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, इतिहास, विरासत, है ना, ये सारी चीजें आ गई। इसी तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर भी है ना, आंदोलन, लोक देवता, राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, एकीकरण, मेले, त्योहार, लोक संस्कृति, तो ये राजस्थान की कला संस्कृति इसमें कंप्लीट हो गई। स्थापत्य कला में किले, स्मारक, चित्रकला, हस्तशिल्प, ठीक है। अब आगे देखो भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो है इसमें भी भारत का भूगोल दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, तो भारत का भूगोल देखो आपको मैं बताऊं इसमें कहाँ पे दिया हुआ है, ज्योग्राफी दे रखी है, और ज्योग्राफी इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगी भारत के भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन है उनके प्रभाव। अब यहाँ पे खोला हुआ नहीं है चीजों को कि भारत के भूगोल में हमें पढ़ना क्या क्या है, लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। भौतिक स्वरूप पढ़ना है सबसे पहले तो, कि जैसे हिमालय हो गया, हमारा मैदान हो गया, तटीय प्रदेश हो गए, और साथ में हम बात करें तो हमारे जो है मरुस्थल हो गए। उसके बाद जलवायु पढ़ना है, प्रमुख नदियां पढ़नी है, बांध, जिले, सागर, जीव जंतु अभ्यारण्य पढ़ने हैं, प्रमुख फसलें पढ़नी है, प्रमुख खनिज पढ़ने हैं, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और प्रमुख उद्योग पढ़ने हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन, ये सारी चीजें पढ़नी है हमके भारत की, ठीक है। यही चीज हमें राजस्थान में सेम पढ़नी है। तो ये जो चीजें हैं ये डिटेल में सिलेबस है, और ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको आरएस के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपने सीईटी की तैयारी ग्रेजुएशन लेवल अच्छी तरीके से करी है ना, तो दोस्तों आप जो है आरएस की तैयारी कर रहे हो ये मानो, तो आपको जो है इस तरह से तैयारी करनी। इसमें भी लिखा हुआ है सारी, है ना, भारत के भौतिक विशेषताएं। तो भौतिक विशेषताओं में आपके पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान आ गए, है ना। भौतिक विशेषताओं में आपके जलवायु भी आ जाएगा दोस्तों, और प्रमुख नदी, बांध, जिले, सागर भी आ जाएगा, है ना। ये वाली चीजें नहीं आएगी, फसलें, खनिज, संसाधन, लेकिन भौगोलिक विशेषताओं में खनिज आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि ये भी जो है आपको धरातल से मिलता है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है पटवारी में, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान का भूगोल की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान के भूगोल में भी वो सेम टू सेम चीजें हैं जैसे भारत के भूगोल में थी, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़नी है, और ये हमें जो है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रही है। जैसे भूआकृतिक प्रदेश हो गए वही, ठीक है, अरावली वाला क्षेत्र हो गया, या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, या पूर्वी मैदान हो गया। मानसून पढ़ना है राजस्थान का, नदी, झील और बांध इनके बारे में करना है, वनस्पति, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य पढ़ने, है ना, मृदाएं पढ़ने, फसलें पढ़नी है, जनसंख्या के बारे में पढ़ना है हमको, है ना, 2011 की जो जनगणना है। प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, धात्विक और अधात्विक, ऊर्जा संसाधन, है ना, पर्यटन स्थल और राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सारी चीजें हमें जो राजस्थान के अंदर भी देखनी है और आपको भारत के भूगोल के अंदर भी देखनी है। तो मतलब भूगोल जो है आपके भारत हो या राजस्थान, दोनों का वास्ट सिलेबस है। वास्ट मतलब ज्यादा बड़ा सिलेबस है, लेकिन अपन को क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा। अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो इसी बेसिस पे होगा, नहीं होगा तो भी इसी बेसिस पे होगा, कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है अपने आप में, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना है, जैसे इसमें हो गया। अब इसी तरीके से जो है बात करें तो राजस्थान की जो है ज्योग्राफी के अंदर भी यही चीजें पूछी जानी है, ठीक है। अब हमें देखना है भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, मतलब भारत का संविधान। अभी कोई ध्यान रखना है कि भारत का संविधान पढ़ना है। अब भारत के संविधान में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो जो है हम चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान में अंदर हमें जो है क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो देखो भारत के संविधान में देखो सीईटी का सिलेबस बिल्कुल एक्यूरेट सिलेबस है, मैं ये मानता हूं। इससे बाहर तो आपका कुछ आएगा नहीं, चाहे आरएस की वैकेंसी हो, एसआई की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे कांस्टेबल की हो। सारा जो सिलेबस है आपका सीईटी का सिलेबस है। भारतीय संविधान की प्रकृति आ गई, प्रस्तावना आ गई, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशकता, तो मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान और जनहित याचिका, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, ये देखो कितनी सारी चीजें ये आपको पढ़ने। संघीय और राज्य कार्यपालिका, ठीक है, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परिषद, सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन, पंचायती राज, ये तो आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ने। और राजस्थान के पर्सपेक्टिव में क्या पढ़ना है वो भी हम देख लेते हैं कि राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें देखो सारी चीज, भारत का इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। राजस्थान में केवल क्या करना है, जैसे वहां प्रधानमंत्री तो यहाँ मुख्यमंत्री, वहां संसद तो यहाँ पे विधानमंडल, वहां उच्चतम न्यायालय यहाँ उच्च न्यायालय, यहाँ वहां यूपीएससी यहाँ पे आरपीएससी,
जिला प्रशासन पढ़ना है, वहां केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, यहाँ पे राज्य मानवाधिकार, लोक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। तो ये राजस्थान का जो है पॉलिटी का सिलेबस छोटा है, लेकिन क्वेश्चन फंसते हैं, क्वेश्चन आते हैं डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहोगे ना तो ये मैं आपको, देखो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि मैं कितने अच्छी तरीके से आपको क्या क्या पढ़ा सकता हूँ। पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब आगे देखो कि इसमें भारत की अर्थव्यवस्था भी दे रखी है। भारत की अर्थव्यवस्था आपके जो है पटवारी के एग्जाम में नहीं है कहीं पे भी, लेकिन इसमें दे रखी है। तो ये एक अलग से एक्सेप्शन हो गया, तो इसको जो है आप, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका जो आरएस की तैयारी नहीं कर पाओगे, ना सीईटी कर पाओगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था को आप अलग से देख लेना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या है, देखो मोटा मोटा क्या है मैं आपको बताऊं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था लिखी हुई है, लेकिन राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो है आपके फसलें आ जाती है, कृषि आधारित उद्योग आ जाते हैं, और आपके जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि ज्योग्राफी का में आती है, ज्योग्राफी में भी देखने को मिलती है। उद्योग भी आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे, और आपके जो है खनिज भी राजस्थान की ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो वर्तमान में राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो भी आपको किस में देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी दोस्तों आर्थिक समीक्षा में। राजस्थान की ज्योग्राफी में केवल आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ लेनी है, जिसमें आपकी काफी जो है योजनाएं भी आ जाएगी, और जो है नया बजट भी आ जाएगा। और बजट के साथ साथ जो है आपके क्या आ जाएगा दोस्तों, बजट के साथ साथ आपके क्या आ जाएगा, वो आ जाएंगे आपके आंकड़े। और आंकड़े आने के बाद जो है राजस्थान का जो है इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाती है। तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। राजस्थान की ज्योग्राफी में सिलेबस है बिल्कुल, लेकिन हमें जो है ये 4-5 चीजें देखनी है इसके अंदर। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी में तो आपको पता है कि जो है बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, राष्ट्रीय आय वगैरह वगैरह पढ़नी है, सब्सिडी, ई कॉमर्स। तो ये 2 और ये 3 जो टॉपिक है ना ऊपर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना नियोजन प्रणाली में इतने क्वेश्चन आते नहीं आजकल, क्योंकि आपको पता है कि योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग ला दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है मेन ऊपर के 3 टॉपिक पढ़ लेना, आपका जो है काम हो जाएगा सीईटी के अंदर, स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी का देखो इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन हमें पटवारी के हिसाब से देखें तो देखो एक लाइन में दिया हुआ है कि विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, इतना सा दिया हुआ है। अब हमें देखो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, ये इसमें डिटेल में दे रखा है, उसमें एक लाइन में दे रखा है। इसमें देखो आहार एवं पोषण रक्त समूह ये पढ़ लो, रोग पढ़ लो कौन कौन से रोग हैं, ये पढ़ लो पर्यावरणीय समस्याएं और ये ना परिवर्तन। इसके बाद जो है ये वाला पढ़ लो अम्ल क्षार, है ना, और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी। ये क्या है कि करंट से जुड़ के क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो करंट से जुड़ के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उन पे आप फोकस करो। करंट अफेयर ढंग से पढ़ोगे ना विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला, तो आपका काम हो जाएगा। और बाकी तो ये जो सिलेबस है पूरा आरएस वाला सिलेबस है ना, आरएस वाला सिलेबस है। तो आप जो है इसमें थोड़ा सा देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपकी विज्ञान में प्रौद्योगिकी अच्छी है, साइंस अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, आप आर्ट्स वाले विद्यार्थी हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है ढील दे सकते हैं। लेकिन ये जो 4 टॉपिक मैंने बताए हैं इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका जो सिलेक्शन होगा। भाई छोड़ना पूरा भी नहीं है, लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी करनी है कि हमारा जो है काम हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता या तार्किक विवेचना, रीजनिंग और मैथ के बारे में बात करेंगे। तो ये देखो दोनों के दोनों जो सेम है, दोनों के दोनों सेम है। रीजनिंग और मैथ के जो है आपके ये भी सेम है, ये सेम है, ये पूरा का पूरा सिलेबस सेम। यहां से आपको 1 की तैयारी करोगे 2 की तैयारी होगी, 1 की तैयारी से आपकी 4 एग्जाम की तैयारी होगी, मैं तो ये मान के चलता हूँ। और रीजनिंग करने में ज्यादा जोर भी नहीं आता। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है स्कोर कर सकते हो, औरों से आगे जा सकते हो, और बिल्कुल 100% या तो सही होता है या गलत ही होता है। तो ये जो चीज है इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती। अगर आपको पैटर्न और तरीका पता है रीजनिंग करने का, तो आपका जो है 100% सही होगा या फिर 100% गलत होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि 50% ये भी हो सकता है और 50% ये भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं होता। इसमें जो है या तो सही होता है या गलत होता है। तो आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद हम देखते हैं हिंदी में देखो संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, समास, उपसर्ग, विलोम शब्द, ये तो रटने वाली चीज है। और इसके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ, राघव प्रकाश पढ़ो। राघव प्रकाश में जो आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, उपसर्ग प्रत्यय है, या फिर हम बात करें विराम चिन्ह, तो ये सारी चीजें जो है राघव प्रकाश में दी हुई है। बहुत अच्छी बुक है डॉक्टर राघव प्रकाश की, और मैं खुद बोल रहा हूं आपको कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप बस टॉपिक वाइज पढ़ते रहो, पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको, टॉपिक वाइज पढ़ते रहो। टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ते रहोगे दोस्तों, तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो
हिंदी अगर यहाँ से अच्छी कर ली ना तो आप देखो RS मेंस में हिंदी आती है, ठीक है। PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है ना, पूरा एक पेपर हिंदी पर टिका होता है, ठीक है। इसके बाद आप LDC की बात करो, या आप CET ग्रेजुएशन लेवल हो या 12th लेवल हो, इसकी बात करो। पटवारी की बात करो, इसमें भी हिंदी आती है, या कांस्टेबल की बात करो। राजस्थान का कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जो है आपकी हिंदी नहीं आती हो। हिंदी अगर अच्छे से कर लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो हिंदी के लिए पूरा सिलेबस सेम है लगभग दोनों का, तो आप देख लेना। इसके बाद इंग्लिश है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है बहुत अच्छी बात है, जिसकी इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है तो वो देखो कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। ईडियम फ्रेज पढ़ लो, ईडियम फ्रेज बिल्कुल ईजी होते हैं और मजे भी आते हैं पढ़ने में, है ना। वन वर्ड नहीं आता कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश कमजोर है तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग में ऑफिशियल लेटर कैसे लिखते हैं, डेमी ऑफिशियल, है ना, अर्धशासकीय और शासकीय पत्र होते हैं, जैसे सर्कुलर नोटिस कैसे निकलते हैं, वो चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आपको कॉम्प्रहेंसिव पैसेज को करने का तरीका इंटरनेट पे यूट्यूब पे काफ़ी जगह मिल जाएगा। आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर सकते हो, टाइम मिलेगा आपको काफ़ी, तो आप पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा करके, है ना। और इसके लिए भी मैं बुक बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए BK रस्तोगी साहब की बुक है, ये बुक बहुत बढ़िया है। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आप फॉलो करते हो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो अपने अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी मेरे को BK रस्तोगी की बुक बहुत बढ़िया लगती है। अब इसमें और क्या देखना है, ग्रामर में आपको ट्रांसलेशन आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर टेंस आपको अगर आ गए, टेंस अगर नहीं पढ़े ना आपने, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये, इसमें जो है आप प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर जो मैंने टेंस करवाए हुए हैं, टेंस इतने बढ़िया तरीके से करवाए हुए हैं। आगे भी मैं जो है टेंस तो मैंने करवा दिए हैं, और टेंस के बाद जो है आर्टिकल भी मैंने करवाए हैं, डिटर्मिनर्स भी मैं आपको करवा दूंगा और करवा दूंगा, ठीक है। टेंस मैंने करवाई दी है, एक्टिव पैसिव भी मैं आपको करा दूंगा, नरेशन करा दूंगा, प्रीपोजिशन भी करा दूंगा, ठीक है। टेंस मैंने करवाए हुए हैं, मॉडल्स मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप मेरे यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, बाकी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। अब रही हम बात करें कि कंप्यूटर की, सेम सिलेबस इसका है इंग्लिश में, देखो आप सेम सिलेबस इसमें है। इसमें बस 4-5 चीजें, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज मैंने आपको वहां बता दिया करना है, सिनोनिम एंटोनिम्स मैंने आपको बता दिया, फ्रेज और इडियम्स आपको वहां से पढ़नी है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें तो ये जो है आपके टेंस नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, मॉडल्स नहीं है। ये देखो, ये जो सेकंड टॉपिक है ना, करेक्शन ऑफ कॉमन्स, तो इसमें जो है आपको एरर ढूंढनी है। एरर कैसे ढूंढ पाओगे आप, तो एरर आप ढूंढ पाओगे जब आपको टेंस वगैरह, आर्टिकल वगैरह, डिटर्मिनर्स वगैरह आपको आएंगे, तब जाके आप एरर ढूंढ पाओगे। आपने देखा होगा कि जो है इसके लिए टेंस भी चाहिए होते हैं, प्रीपोजिशन भी चाहिए होते हैं, और आपके जो है आर्टिकल भी चाहिए होते हैं। आर्टिकल के साथ साथ जो है आपके डिटर्मिनर्स भी चाहिए होते हैं। तो सारी चीज़ें इसके लिए चाहिए होती है, तो वो सेम चीज़ हो गई जो मैंने आपको नीचे बताई थी अभी, ठीक है। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में देखो आप कि कंप्यूटर में क्या है, कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर्स। कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर मतलब हो गए कंप्यूटर के प्रकार, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर वगैरह वगैरह, है ना। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, फाइल सिस्टम क्या होता है, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है ना। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे विंडोज होता है ना, और लिनक्स होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। MS ऑफिस के बारे में, MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से हम बात करें कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ें सेम सिलेबस है, पटवारी का और CET का बिल्कुल सेम है। देखो कंप्यूटर का, इसमें वही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, है ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, समसामयिक की घटनाओं की बात कर रहे हैं। समसामयिक की घटनाएं कौन कौन सी, राजस्थान की भी है, भारत की भी, और इंटरनेशनल भी है। तो आपको पता होगा कि जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूं, और मैंने मार्च की करंट अफेयर करा दी है, उसकी एक क्लास बच रही है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगी। मार्च का पूरा और इतना डिटेल में कराया कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने यहाँ से क्लासें ली है। पूरी 6 क्लास हो गई है, 7वीं क्लास जो है आपकी लास्ट कंप्लीट हो जाएगी, वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे अप्रैल का करंट अफेयर। तो ये सीरीज अप्रैल के बाद हम मई का पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे हो कि जनवरी और फरवरी का कब पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम, ठीक है, क्योंकि मोस्टली करंट अफेयर यहाँ से आने वाला है। 2 महीने का बचेगा, जनवरी फरवरी, वो एग्जाम के टाइम बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। आप इसको फॉलो कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो है आप देखोगे कि अपना करंट अफेयर से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, इस बात की तो गारंटी आपको मैं देता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी देखो स्पेसिफाई किया हुआ है, चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेलकूद और संबंधी गतिविधियां, ठीक है।
और सेम चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी करंट अफेयर के अंदर। ये आपके समसामयिक की राष्ट्रीय घटना है, मतलब आपको समसामयिक की राष्ट्रीय घटना मतलब कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है, देश का, भारत का करंट अफेयर, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी है और वहां पे भी है। राजस्थान का भी करंट अफेयर आएगा, आप ऐसे सोचो कि राजस्थान का करंट अफेयर नहीं आएगा। करंट अफेयर के लिए तो देखो मैं जो आपको जो सीरीज चला रखी है वो पढ़ सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। बाकी आप आर्थिक समीक्षा है वो भी, ये दो चीज तो आपको पढ़नी पड़ेगी, आर्थिक समीक्षा, और आप जो है यूट्यूब चैनल से ये चीजें मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो है तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि इससे जो है कौन कौन से एग्जाम आपके निकल जाएंगे, आरएस का निकल जाएगा, प्री भी निकल जाएगा, पीएसआई भी निकल जाएगा, एलडीसी का भी निकल जाएगा, सीईटी का भी निकल जाएगा, पटवारी, कांस्टेबल, सीईटी 12th लेवल भी निकल जाएगा, हाई कोर्ट का भी निकल जाएगा, है ना। और अगर कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, या फिर आने वाले समय में रीट की तैयारी करेगा, तो जो आपका सिलेबस में जो जो चीजें हैं वो पढ़ लो, आपका जो है डेफिनेटली चीजें क्लियर हो जाएगी, आप 2024 में जॉब लग जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं भी पढ़ता था तो इस तरह से पढ़ता था कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिलेबस में छटनी करता था। और क्योंकि देखो हर एग्जाम की तो बार बार तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है, क्योंकि एग्जाम देखो अभी बिल्कुल नहीं हो रहे, अभी जनवरी से लेके अभी तक कोई एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन फिर एग्जाम होते हैं ना तो फिर कंटिन्यू होते हैं, और कंटिन्यू होते हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पाता प्रिपेयर होने का। जैसे मान लो हर महीने एग्जाम हो जाएगा, फिर हर महीने, तो हर महीने के हर 15 दिन में एग्जाम हो जाएगा, हर संडे को एग्जाम होता है, मतलब किस तरह से एग्जाम होते हैं। अभी देखो 5 महीने से कोई एग्जाम ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर हमें जो है नया चीजें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अभी अगर इतना पढ़ लोगे ना तो आपको वहां पे जोर नहीं आएगा, वहां केवल आप रिविजन करोगे। अगर अभी से आप इस तरीके से स्टडी बना के पढ़ोगे, स्ट्रेटजी बना के पढ़ोगे, खुद का सिलेबस बना लो एक, भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना अपन को, तो अपन जो है सभी एग्जाम देंगे, सिंपल सी बात है, राजस्थान के सभी एग्जाम देंगे, सभी एग्जाम देंगे तो सबका जो है सिलेबस का निचोड़ आप एक कॉपी पे लिख लो, इन सिलेबस को साइड में कर दो, उसको जो है अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज जो चीजें करते रहो। टॉपिक वाइज चीजें करने के बाद क्या होता है, रिवीजन, उसके बाद क्या होगा, टॉपिक वाइज, जैसे मैं बताऊंगा आपको, यहां पे बताता हूं, टॉपिक वाइज चीजें कर लो, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट वाइज करो, सब्जेक्ट वाइज कर ली चीजें, सब्जेक्ट के टॉपिक बना लो, टॉपिक वाइज चीजें कर ली, उसके बाद क्या करना है, एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू करना है, प्रत्येक टॉपिक का एमसीक्यू करना है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी बुक्स आएंगी, अगर आप मेरे को कमेंट में अगर जानना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल में अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू कहाँ से करने हैं, और आपको जो है राजस्थान में जो है एमसीक्यू कहाँ से करने हैं, ठीक है। और बिल्कुल डेफिनेटली आपको उसमें से मिल जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यू कर लिया, सब्जेक्ट वाइज कर लिया, टॉपिक वाइज कर लिया, एमसीक्यू कर लिया, अब क्या करना है हमें, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद क्या करना है, फिर वापस से रिवीजन, फिर क्या करना है, फिर वापस से रिवीजन। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे, जितनी ज्यादा गलतियां यहाँ करोगे, वहां एग्जाम हॉल में आपको गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें चीजों को करना है, तरीका यही फॉलो करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको सब्जेक्ट वाइज करना है, सेकंड पे आपको टॉपिक वाइज चीजें निकालना है, फिर आपको जो है एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू कर लोगे, रिवीजन करना है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे, ठीक है। और इसमें अगर हम रीजनिंग भी जोड़ दें और मैथ भी जोड़ दें तो ये जो है ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा जो है कंफर्टेबल आप महसूस करोगे अपने आप, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही है, आपको जो है मैंने चीजें सारी बताई है। एक बार डेफिनेटली आप जो देखो सीरियसली स्टूडेंट है ना, उनको पता है वो इसी तरह से तैयारी करते हैं, और जो कुछ भटके हुए स्टूडेंट है उनको मैंने बता दिया है। अब मर्जी आपकी है, आप इसको कबूल करते हो नहीं कबूल करते हो, बाकी मैंने आपको जो है मेरा जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है, और इसी बेस पे मैंने जो है एग्जाम क्रैक किए बहुत सारे, ठीक है दोस्तों। तो आपको फॉलो करना है नहीं करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने आपको बता दी है। अब जो है किताब कौन सी पढ़नी नहीं पढ़नी है, कमेंट में अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बिल्कुल अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। आपको जो है सबसे पहले तो पॉजिटिव होकर काम करना है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और आपका सिलेक्शन श्योर होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अब जो है दिसंबर तक वैकेंसी क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, आचार संहिता हटने वाली है, सरकार एक्टिव होने वाली है, और वैकेंसी पे धमाधम वैकेंसी निकालने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।